आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी डिफरेंस मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का, उसमें मैंने इस बात को कवर किया था कि जो भी छोटा कैटायन, साइज में सबसे छोटा कैटायन, सिमिलरली साइज में सबसे छोटा एनायन, जो भी छोटा चार्ज होगा उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल की लेयर बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, या कह लो मल्टी लेयर वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। हैवी हाइड्रेशन होने की वजह से लिथियम, जो कि सबसे छोटा था, इट बिहेव एज सबसे बड़ा। इसके लिए मूव करना, इसके लिए ड्रैग करना बहुत मुश्किल हो गया, मूव करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि इसके साथ इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गए। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, ये व्हाट इज दिस, ये साइज है? नहीं, ये क्या है, मोबिलिटी। बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज, एक्वस लिथियम पॉजिटिव का साइज बहुत बड़ा हो गया। बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज, इसकी मोबिलिटी इतनी स्लो हो गई कि कैटायंस में, इन कैटायंस में मोबिलिटी का ये ऑर्डर आया। तो पहला या दूसरा ही क्वेश्चन मेरे डीपीपी का, आप लोग मुझसे, काफी लोगों ने वो डाउट दिया, तो मैंने कहा रुक जाओ, आज की क्लास में पहली लाइन ही ये है भाई, जब लिथियम इतना स्लो चल रहा है, उसकी वजह से मोबिलिटी इतनी कम है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी भी कम होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं NaCl, KCl और LiCl में किसकी कंडक्टिविटी, मैं मोलर कंडक्टिविटी पूछूं या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछूं, एक ही बात है, यहाँ तो एन फैक्टर 1 ही है। किसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होगी, LiCl की। किसकी सबसे ज्यादा होगी, KCl की। ये डाउट सेशन में मैम ने ले भी लिया, बट जो लोग नहीं थे डाउट सेशन में, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। सो जितने छोटे आयन उतना ही लेस मोबिलिटी, एंड प्लीज आयन मतलब एनायंस ऑल्सो, कहीं आप सिर्फ कैटायन पे ही ना रुके रह जाएं। तो अब इसमें अगेन ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन ही सबका डाउट था, जिससे थोड़ा डिमोटिवेट भी होते हैं, हमारा तो पहला ही नहीं हो रहा। बाई चांस पहला जो था वो हो भी नहीं पाया कवर लास्ट क्लास में, काफी लंबी हो गई थी हमारी क्लास ऑलरेडी। H प्लस और OH माइनस, उस दिन मैंने इतना बता दिया था कि मेरे को वो वर्ड हिट नहीं कर रहा क्या वर्ड है, बट H प्लस और OH माइनस कुछ स्पेशल होते हैं। अब अगर मैं आयोनिक मोबिलिटी और हाइड्रेशन पे वही लॉजिक लगाऊं, H प्लस से छोटा तो कुछ भी नहीं है, इसका तो फिर और हैवी हाइड्रेशन होगा, और हैवी हाइड्रेशन होगा तो इसकी आयनिक मोबिलिटी तो बहुत ही कम होनी चाहिए, कंडक्टिविटी बहुत पुअर होनी चाहिए। और आप मेरे को एग्जांपल भी दे दोगे तड़ाक से, वाटर नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाटर, आई एम टॉकिंग अबाउट H प्लस आयन, जो कि HCl से आता है। किसी ने पॉइंट आउट भी किया था, हम HCl की कुछ ड्रॉप्स क्यों डालते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इस तरह की बात आई थी, तब मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब आप समझिए, कहीं से भी आप H प्लस आयन लाते हो, HCl, कहीं से भी आप NaOH आयन OH आयन लाते हो, जैसे कि NaOH, KOH, इनकी एक्सेप्शनली हाई आयोनिक मोबिलिटी है, नो कंपैरिजन टू एनीबॉडी एट ऑल। साइज वाइज कुछ नहीं देख सकते आप। क्यों है इनकी एक्सेप्शनल? अब आप इसमें देखिए, ये दोनों आपके यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर से कॉमन है, दोनों के दोनों, जो वाटर है, जो एक्वस कंडीशन है, उसमें ये दोनों आयंस कॉमन है। तो यहां से कुछ हिंट, कुछ जुगाड़ पकड़िएगा। एक्चुअली में H प्लस, आपको लास्ट ईयर थोड़ा सा याद हो, एसिड बेस जब बात हुई थी अरीनियस कॉन्सेप्ट पे, कि हर उस चीज को एसिड कह दिया गया जो H प्लस रिलीज कर सकता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन था, H प्लस जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, इतने छोटे H पर इतना बड़ा पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, हाईली अनस्टेबल है। तो इस वजह से हमने तब ये बोला था कि एक्चुअली आर्नियस की कॉन्सेप्ट पे जब ये लिमिटेशन आई थी, तब ये बात आ गई थी उसको मॉडिफाई करने के लिए, H प्लस H2O के ऊपर रिजाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। H प्लस खुद एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वो क्या करता है, अपना प्लस चार्ज ऑक्सीजन को दे देता है और उससे क्या ले लेता है, उसका एक लोन पेयर और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो हमने कई जगह H3O आयन को पढ़ा है, H3O पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन। तो जब H प्लस, एक H प्लस यहां पर है, इसको कितनी फ्रीडम है, ये चाहे तो इस ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट कर ले, ये चाहे तो इस ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट कर ले, और इसकी वजह से ये H प्लस आयन, ये वाला समझना मैं बात कर रही हूं, ये जंप करता रहता है, इसको चलना नहीं पड़ता, इसको सीधे छलांग मिलती है। तो जिस आयन को चलना पड़ रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, कि जिसको जंप करना पड़ रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी? जो जंप करने का मौका जिसको मिल रहा है,
तो इस तरह का जंपिंग मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ H+ और OH- को मिलता है, बाकी आयन तो चल के जाएंगे, ये उनके पास। अगला H2O बहुत बहुत डेस्परेशन से इसको खींच रहा है, O अपना लोन पेयर देके बॉन्ड बन जाएगा, मेरे को भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरह के मैकेनिज्म को कहते हैं, इस तरह की कंडीशन को कहते हैं ग्रोथस टाइप कंडीशन। तो H और OH- की एबिलिटी का इतना ज्यादा होना कर्टसी ग्रोथस टाइप ऑफ कंडीशन, दैट्स व्हाई इनका फ्लो बहुत तेज होता है। तो H+, अब आपका फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में HCl भी दे रखा है आपको, आयनिक कंडक्टिविटी या जो भी कंडक्टिविटी कुछ भी पूछ रखा है, आयनिक मोबिलिटी पूछ रखा हो, H+ वाले को तो सबसे आगे रख दो, HCl, LiCl, NaCl, KCl साइड में, H+ वाले को सबसे आगे रख दीजिए। अब क्लियर? एक चीज इसमें अगर आपने थोड़ी सी किया हो, why H+OH- behaved in this way, क्या कोई आयन भी ऐसा बिहेव कर सकता है? नहीं। why only these two? क्योंकि ये पार्ट ऑफ सॉल्वेंट ही है, ये सॉल्वेंट से कॉमन है आयंस। इट मींस सल्फ्यूरिक एसिड में HSO4 नेगेटिव भी बहुत हाईली जंप करे ना करे पता नहीं, लेकिन कॉमन तो ये भी है। यस, HSO4 आयन कितना ही बड़ा है कुछ है, आप हाइड्रेशन नहीं लाना यहाँ पे कि पुअर हाइड्रेशन है इसलिए चल लेगा, नो। HSO4 नेगेटिव आयन भी H2SO4 अगर सॉल्वेंट लोगे तो उसमें बहुत फास्ट उसकी मोबिलिटी होगी, यानी अगर सॉल्वेंट से कॉमन आयन है तो चांस है उसकी आयनिक मोबिलिटी बियॉन्ड कंपैरिजन होगी किसी और आयन से सबसे ज्यादा होगी। मैं उम्मीद कर रही हूँ नोट तो सबके पास हो गया होगा, काफी देर से स्लाइड ओपन थी, स्टिल कोई चीज अगर नहीं नोट हुई है तो करिए। मैं एक स्लाइड और आपकी कंपटीशन की लूं, उसके बाद आज के बेसिक एनसीईआरटी टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं। मोबिलिटी ऑफ आयंस आ गई, वहां पर एक और टर्म आ गई आयोनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी आ जाएगी तो आयनिक कंडक्टेंस के ऊपर भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। सो पहले तो मुझे आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी, क्योंकि पहले ही 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के इस पे अड़ रहे थे। तो इतना क्लियर है सबको? अब थोड़ी देर बाद मैं आपसे बात करूंगी कुछ और चीजों के बारे में। तब तक आयोनिक मोबिलिटी, क्योंकि आयोनिक मोबिलिटी चल रही है, इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूं फॉरएवर। नोट करिए क्या है आयोनिक मोबिलिटी, निकाली कैसे जाती है। DPP4 देना बच्चों मुझे, देखना लिखना फॉर्मूला। थैंक यू। वो क्वेश्चन था 5 का था, 5 दे दो, सबको बता दूं मैं कि तुम इतना सारा लेके बैठे हो, एक बार भी नहीं दे पाए मेरे को। क्या है ये सब लेके जो बैठे हो कि चल बच्चों, DPP5 में क्वेश्चन आपको अभी तक छुड़वाया गया होगा डाउट सेशन में। क्वेश्चन 8 ऑब्जेक्टिव आयोनिक, यही घर पे तुम यही उस वक्त मैंने क्लास में आएगा, आयोनिक मोबिलिटी क्या होती है, आयोनिक कंडक्टेंस। तो क्वेश्चन 8 इसका एग्जांपल है, और ये लड्डू क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जिसमें तड़ाक से आंसर आता है। तो आप देखिए आयोनिक मोबिलिटी दे रखी है इस क्वेश्चन में, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट उसके टर्म्स में, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी हो, चाहे आपको मोलर दे रखी हो, आपको उसकी कोई टेंशन नहीं। आपको जो भी कंडक्टेंस दे रखा है वो डिवाइडेड बाय 96500 कर दीजिए, वो होता है आयोनिक मोबिलिटी। 96500 इज एक्चुअली कूलम, एक कूलम चार्ज, ये पर कूलम हो जाएगा, 96500 से डिवाइड करूं तो आयन मोबिलिटी पर कूलम निकाली, 96500 से डिवाइड करना है। इस फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग अभी आप बिल्कुल मत लीजिए, कोई लॉजिक नहीं है, आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि तक फेरेडे आया नहीं आपके पास। तो यूनिट ऑफ आयोनिक मोबिलिटी और आयोनिक मोबिलिटी निकालते कैसे हैं लो बच्चे, वो मुझे आपको एक बार करवाना था। तो अब DPP4-5 में पेंडिंग था, पहले मैंने उसको पूरा किया। ऐसा नहीं मैं कह रही कि ये कंप्लीट हो गया, एक आधी चीज थोड़ी सी और आएगी, वो मैं देखूंगी आज की क्लास के एंड में आए या एक्स्ट्रा एज में है, जहां भी आए। आपने देखा है मैंने कुछ कंटेंट को ऊपर कर दिया है, राइट? वो मैं बाद में जब राइट आएगा, क्योंकि उसके क्वेश्चन आप पे अभी गए नहीं है। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, इजीएस्ट पार्ट। थ्योरी ज्यादा है, न्यूमेरिकल बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन हाँ सोचने पड़ते हैं। तो आज का टेस्ट भी ठीक ठाक लंबा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमें ज्यादा देने ही पड़ते हैं।
अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, अब आप कई बार सुन चुके हैं 10th 11th में और इस कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, लेकिन फिर भी कहीं पहले मैं आपको जो पुरानी छोटी क्लासेस 10th 11th में इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट आप लेके चल रहे हो, पहले मैं उस में बात कर लूं, उलट पुलट ना कर रखा हो। आप एक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन या मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट कुछ हैं, तो क्लास 6th या 7th में जो आपको इलेक्ट्रोलिसिस इंट्रोड्यूस किया है ना, वो मैं पकड़ती। NaCl, अगर आप अब ध्यान देंगे तो आपको क्लास 6 7 जहां से इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करके देते हैं, एक्वस NaCl कभी नहीं देते, टिल क्लास 10th नहीं देते। वैसे पहले था 10th के सिलेबस में, 2 1 साल से डिलीट ना हुआ हो, ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करना। आई डोंट नो अभी रहा है कि नहीं आपके टाइम, तो वहां से समस्या शुरू हो जाती है। ब्राइन सॉल्यूशन वो आज आपको पता चलेगा। हाँ जी, NaCl प्लस वाटर, सी वाटर कह देते हैं कई बार, बस वो एक समस्या वाला पार्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का। उसी से आज हम स्टार्ट करेंगे जब हम प्रोडक्ट्स बात करेंगे। लेकिन अगर बहुत जूनियर क्लास में मैं जाऊं, मॉल्टन NaCl, मॉल्टन MgCl2, मॉल्टन KCl, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप फॉर्म में अगर ले लेते हो, आपको पता है उसमें एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। मैंने जो भी इसके लिए वोल्टेज चाहिए वो दे रखी है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब है, विद द हेल्प, विद द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना जो अदरवाइज स्पॉन्टेनियस नहीं है। मॉल्टन NaCl कभी भी वो चेंज नहीं शो करेगा जो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के बाद उसको हमने फोर्स किया कि आप चेंज करिए। फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था, उससे मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। अब क्या कर रही हूं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा रिएक्शन कंडक्ट करूंगी जो अदरवाइज इज नॉन स्पॉन्टेनियस। पहला बेसिक डिफरेंस ये समझ लेना, अब हम जो भी पढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, अपने आप होने वाली चीज नहीं है। तो अब उसमें अगर मैं जाऊं, यहां पर कैटायन एनायन ये फैले हुए हैं बहुत सारे, मुझे बताइए क्या होता है रेड कैट के हिसाब से रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करने को तैयार है, Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव की इच्छा क्या होगी, न्यूट्रलाइज होके डिपॉजिट हो जाए कहीं पर। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na बनाएगा कौन सी इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे। तो कैथोड पे Na प्लस दौड़ के जाएगा। Na प्लस जिसके ऊपर दौड़ के जाएगा, क्यों जाएगा, इलेक्ट्रॉन चाहिए। की बार नेगेटिव चार्ज किस पे मिल रहा है मेरे को, कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन पूल तो वहां पर है। तो ये मेरी हुई कैथोड, इस पे आया नेगेटिव चार्ज। तो जब भी हम ये याद करते हैं कैथोड तो नेगेटिवली चार्ज होगी, नहीं, हमें क्या याद करना चाहिए, कैथोड तो वो होगी जिसपे, और रिडक्शन का मतलब है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करनी है जिस इलेक्ट्रोड के पास जा रहा है, उस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन पूल होगा, इलेक्ट्रॉन्स का पूल पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो चार्ज पे इतने लॉन्ग प्रोसेस से लैंड कीजिए, करेक्ट लैंड करेंगे। तो ये कौन सी इलेक्ट्रोड हुई, कैथोड। इस पे थोड़ी देर बाद आप देखोगे सोडियम डिपॉजिट होना शुरू हो गया। दूसरा आयन आपके पास क्या मौजूद है यहाँ पर, क्लोराइड। इसकी टेंडेंसी क्या है, इट नीड टू लीव वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू अटेन न्यूट्रलाइजेशन या स्टेबिलिटी। ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और क्या बनाएगा, Cl। दिस इज अ प्राइमरी चेंज। इलेक्ट्रोड पे ऑन स्पॉट जो चेंज होता है उसको कहते हैं प्राइमरी चेंज। ये टर्मिनोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं पिछले पूरे किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली इसी के लिए है। तो अब ये है प्राइमरी चेंज, हमें पता है एक Cl तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सेकेंडरी चेंज क्या होगा, 2 Cl मिलके क्या बने, 2। तो हम इन नेट ऐसे भी कर सकते हैं कि ओवरऑल तो इस पे Cl2 बनेगा। यानी एनोड पे क्या चेंज में, ये थी एनोड। अब तो एनोड पे कोई मेरे से पूछे तो Cl2 एस्केप हुई, यहां पर कोई मेरे से पूछे तो सोडियम डिपॉजिट हुआ। दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस स्टडीड इन क्लास 6th और 7th। ये था इलेक्ट्रोलिसिस। अपने आप NaCl ऐसे तोड़ के अपने आप को डिपॉजिट नहीं कर रहे थे, एस्केप नहीं कर रहे थे, हमने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किया। आप लेके आए हो, अब मैं इसके आगे की बात करूंगी। आपने यहां देखा इलेक्ट्रिसिटी के जोर पे हो क्या रहा है, सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के दम पे सम वॉल्यूम ऑफ Cl2 डिस्चार्ज हो रहा है। तो अब जैसे ही वॉल्यूम और डिपॉजिट आएगा तो मोल और
मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर्स, वो सारी चीजें आएंगी। अब हम उधर घुसते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। जब भी आप क्वांटिटेटिवली, ये तो था क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव कितना सोडियम डिपॉजिट होगा इतनी वोल्टेज से, कितना Cl2 निकलेगा, अगर इतना Cl2 निकला मतलब सेल की वोल्टेज क्या थी या क्या इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ी, कितने कूलम चार्ज देना पड़ा, वगैरह वगैरह। अब मेरे पास क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आता है, तो उसको एक बार, मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके न्यूमेरिकल्स में ओरल ओरल न्यूमेरिकल्स हैं, इसके फॉर्मूला में पुट करके इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना, कैलकुलेशन डिट्टो सेम होंगी दोनों में। तो आई विश आप इस कॉन्सेप्ट को समझ, 3 स्लाइड में है जो मेरा मेन का काम है। उसके बाद डीपीपी के क्वेश्चन आपको ओरली कराने और देखना है टॉपिक पे, प्रोडक्ट्स पे जाऊं कि मैं एक क्लास और रखूं। बस 3 स्लाइड में मेरे को फैराडे खत्म करना है। फैराडे ने आके इलेक्ट्रोलिसिस का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दिया, और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब कितना और किससे। तो इस पहले लॉ ऑफ फैराडे का शब्द शब्द नोट करिए और साथ साथ समझिए। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितना केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब कितना सोडियम डिपॉजिट करेगा, कितना Cl2 डिस्चार्ज होगा, वटेवर, कितना केमिकल रिएक्शन का एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन कितना होना है, ये किसके दौरान की बात हो रही है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे बात हो रही है। बाय द करंट, यानी करंट की हेल्प से रिएक्शन कितना हो पाएगा, क्वांटिटी ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। वेरी ऑब्वियस, बहुत ही ऑब्वियस है। तो जितना ये लॉ ऑब्वियस है, आई विश उसके क्वेश्चंस को भी मैं उतना ऑब्वियस बनाऊं और आप उसको रिस्पॉन्ड भी उसी तरह से करें कि कोई लंबी चौड़ी, भाई ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा डिपॉजिट हो, कम इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो कम डिपॉजिट होगा, राइट। तो अगर ये 3 लाइनें लिख ली हो तो आगे की चीज मैं तब समझाऊं, क्योंकि मुझे फिर थोड़ा ध्यान आपका यहाँ चाहिए होगा। लिख लीजिए आप पहले, जो लोग लिख रहे हैं। It is directly proportional to the quantity of electricity. अब इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी आप कैसे डील करते हो, एम्पियर करंट, राइट, और कितनी देर तक। तो उससे बेटर है मैं चार्ज ले लूं, Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। क्या यहां बैठे हुए सबको पता है ये बात, कूलम्स इज एम्पियर इंटू टाइम, राइट। तो यानी कि मैं इस लॉ को मैथमेटिकली लाना चाहूं तो इसका मतलब क्या है, इट इज वेट और मास। यहां एक ही बात है, वेट और मास, क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक चीजों के बारे में बात, ग्रेविटी को सीरियसली नहीं लेंगे। वेट कितना अभी छोड़ दीजिए पेन, अब ये मेरे सारे न्यूमेरिकल इसी में ही हो जाने हैं। मैं शायद ही डीपीपी मतलब अच्छे क्वेश्चंस लिए खुलवाऊं, लेकिन बेसिक तो मैं यहीं पे कराऊंगी इसी स्लाइड पे। तो एक बार यहाँ देख लो, उसके बाद कर लेना नोट। वेट कितना डिपॉजिट होगा सोडियम का, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, चार्ज कितना भेजा, Q। Q इज सिंबल ऑफ चार्ज। आई नो Q इज I इंटू टी, कूलम्स इज एम्पियर इंटू सेकेंड्स। तो कितना वेट डिपॉजिट होगा वो I और T ने डिसाइड करना है। आप ज्यादा करोगे तो ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा। अब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊं, इक्वालिटी लेके आऊं, तो यहां मेरे को एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, Z। अब ये सोचो Z मैं डिफाइन करूं तो क्या, यही देख के बताना जो मैं Z की डेफिनेशन दे रही हूं, इज इट ओके। Z is the amount of substance deposited if 1 coulomb current is supplied, 1 is supplied, या 1 ampere for 1 second। 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए आप देते हो, जितना मास डिपॉजिट होगा वही Z होगा। 1 एम्पियर और 1 सेकेंड को क्या मैं 1 कूलम कह सकती हूँ। तो Z मेरे लिए क्या हुआ, Z हुआ किस, और इसको अगर भूलते हो तो न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आएगी। ये याद रखते हो तो बहुत से न्यूमेरिकल्स में छोटी सी विंडो निकल आएगी आसान करने की, अगर तुम्हें ये याद रहे तो। Z क्या है, Z है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 1 कूलम पास कर दो, 1 एम्पियर 1 सेकंड के लिए पास कर दो, जो वेट डिपॉजिट होगा वो Z होगा। इस Z को नाम दिया गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नाम चाहे जो भी दिया गया वो आपको इस डेफिनेशन से रिलेट नहीं करा रहा, लेकिन Z कुछ ऐसा है। तो इसको मैं बार बार आपसे आज डिस्कस करूंगी ताकि आपको हमेशा याद रहे। 1 कूलम से कितना वेट डिपॉजिट होता है, Z। ये मैंने कहां से निकाला,
इक्वेशन नंबर 1 से। मुझे इन 2 लाइनों की बिल्कुल जरूरत नहीं अगर मैं अभी कनेक्ट कर रही हूँ, नोट्स के लिए लिख लेना, लेकिन अगर मैं अभी सुन के कनेक्ट करना चाह रही हूँ तो मुझे अब पता चल गया Z इज 1 कूलम चार्ज से कितना मास चीज का अपनी इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होना है। डन। इसके बाद अब बिल्कुल मैं किताबों से बाहर जा रही हूँ, ऐसा कुछ भी बुक्स में नहीं बताते, उसमें इस फॉर्मूला इस डेरिवेशन के थ्रू बताते हैं, बट पिछले बहुत सालों से मैं इस तरीके से कराती हूँ जिससे कि आपको किसी फॉर्मूले, किसी लंबे चौड़े रिलेशन जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, तो सीधे सारे क्वेश्चन इसके बाद आप कूद सकते हो फर्स्ट लॉ पे जो होंगे। अगर मैं आपको कहूं ये सोडियम, क्योंकि मैंने अभी मोल्टन सोडियम क्लोराइड कराया, तो मैं पहला एग्जांपल सोडियम पिक का, जो एग्जांपल आपके मन में आए या मेरे मन में आए या क्वेश्चंस में, हम वो पिक कर लेंगे। Na पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए डिपॉजिट होने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल Na पॉजिटिव को कितने मोल लगेंगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बाहर से यही तो ले रहे हैं हम एक तरह से। उससे कितना सोडियम डिपॉजिट होगा? 23 ग्राम। अगर मैं इसका आपको मास बता दूं, सोडियम का मास 23 ग्राम है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज आपको देना पड़ेगा ताकि आप 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट कर सको। सिमिलरली अब मैं सोडियम पे क्यों रुकूं, मैग्नीशियम पे 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ताकि 1 मैग्नीशियम डिपॉजिट हो, और अगर 1 मोल ले लूं तो कितने करने पड़ेंगे? 2 मोल, जिससे 24 ग्राम मैग्नीशियम डिपॉजिट हो। यानी ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो मेरे को अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तो सारे रिएक्शन में 1, 2 मोल, आधा मोल, 1/4 मोल, 10 मोल, कुछ भी आता रहेगा। लेट्स कैलकुलेट। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -19 कूलम्स, और उसका 1 मोल से मैं मल्टीप्लाई करूं, अभी मैं अप्रॉक्स 6 ले रही हूं, 6.022 नहीं ले रही, 6 into 10 की पावर 23, इट कम्स आउट टू बी 96487। एग्जैक्टली मैं नहीं लिख रही हूं क्योंकि कहीं 486 हो और आप कहो मैम गलत लिख दिया, और जिसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लेके चलेंगे, 96500 कूलम्स। और ये बात कहां आके कर रही हूं मैं? फैराडे में। और ये हर जगह यूज होना है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा फिक्स रहेगा, इट्स अ कांस्टेंट। तो क्यों ना इसको नाम दे दे फैराडेज कांस्टेंट एफ। नर्स में हम इसको काट पीट के आए, इसकी वैल्यू आंख बंद करके पुट करके आए। इसको आज के बाद अभी जितने मेरी कोशिश होगी क्लास में जितने क्वेश्चन में लूं, इसकी जगह एफ ही रहे। मैं आपको उस कैलकुलेशन से एंड में बचाना चाहूंगी, बिकॉज आंसर आ जाए फैराडे की टर्म में। 96500 से तो आप मल्टीप्लाई कर ही लोगे, तो यानी ये कहलाएगा 1 फैराडे। तो आई होप माय क्लास इज क्लियर ऑन दिस। 1 फैराडे का क्या मतलब है? 96500 कूलम्स। क्लियर? चलो, तो अब अगर मैं इन शॉर्ट ये कह देती, सोडियम पॉजिटिव को आप 1 फैराडे कूलम्स दोगे तो 23 ग्राम डिपॉजिट होगा। मैग्नीशियम को अगर आप 2 फैराडे देते तो उसका 24 ग्राम डिपॉजिट होगा। एल्यूमिनियम 3+ को कितने फैराडे दोगे ताकि उसका 27 ग्राम डिपॉजिट हो? 3 फैराडे। ये लंबे चौड़े फॉर्मूला से निकलवा रखा है मैंने, फॉर्मूला से टोटल बाहर निकाल दिया आपको। मेरी मजबूरी है वो स्टेटमेंट्स मेरे को दिखाने, क्योंकि आ गया क्वेश्चन स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो आप कहोगे ये इसमें मैं कहां से लाऊं, यहाँ मेरे को दिख ही नहीं रही वो स्टेटमेंट। वो सब पीछे जो मैंने स्लाइड में रखा वो रखे रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन कोशिश करिएगा इससे सॉल्व करिएगा, नीड नॉट टू टेक एनी हेल्प। अब आपको मैं किसी की भी मैं फैराडे पूछ रही हूँ, पहले आप मेरे को वो बताएंगे, तो आपकी डीपीपी और आपकी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके मैं ला रही हूँ, और आप मुझे अब बताएंगे कि इसमें कितने फैराडे करंट फ्लो करेगा। रेदर स्पेक्टेटर आयन हटा देती हूँ, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले रही हूँ पहले। 1 मोल इसका हाउ मेनी फैराडेज? 4। कोपल, जपजी, प्रकृति। यहाँ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जपजी? चार्ज नहीं पूछ रही मैं, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रही हूँ। नो पेन, मुझे पता है तुमने 11th में किया है। नो पेन। x -8 इज इक्वल्स टू -1, इसके लिए पेन की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
इसके लिए पेन यूज कर रहे हो, मेरा तो सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। इसके न्यूमेरिकल्स मैंने जितने हो सकते हैं बिना पेन के कराने हैं तुमको। कितनी आई ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे? +7। +7 से अगर वो +3 गया तो 4। मैं यहाँ +2 लिख देती तो 5। जो मना है, मैं +4 भी होता है भाई मैंगनीज का, तो ये मत सोचो मैंगनीज की बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो अगर एग्जैक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे जाऊं तो उसमें +2 है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी ट्रेवल्ड फॉर 1 मोल ऑफ दिस? 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 5 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। 5 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 5 फेरेडे। आपसे मैं 5 फेरेडे मांग रही हूं, ऑप्शन में 96500 इंटू 5 वो आंसर लिखा हुआ होगा। वो मैं उम्मीद कर रही हूं आप लोग क्लास के एंड में मेरे टेस्ट में तो कर ही लेंगे। पहले मेरे को ये चीज आप लोगों से क्लियर करनी है। इतना आ गया, अब थोड़ा सा ट्रिक डालू इसके अंदर। ये एनसीईआरटी का जो है ना आपका, जहां एंड हो रहे हैं क्वेश्चन, वहां पे है ये क्वेश्चन। 3 पार्ट है, उसमें एक पार्ट मैंने आपको कराया, दूसरा पार्ट आपसे पूछती हूँ बहुत ध्यान से। कितने फेरेडे लगेंगे 1 मोल कॉपर यानी 63 ग्राम्स डिपॉजिट होने में फ्रॉम कॉपर सल्फेट? विदित, फ्रॉम कॉपर सल्फेट कितने फेरेडे लगेंगे ताकि उसमें से मैं 63 ग्राम कॉपर डिपॉजिट करके अपने घर ले जा सकूं? 2 फेरेडे। परफेक्ट आंसर। पेन नहीं उठाना कोई, ये है कहने को न्यूमेरिकल्स। 2 फेरेडे। क्यों? आपको अब मैंने Cu2+ लिख के नहीं दिया, ना आपकी बुक्स लिख के देंगी। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला 6ठी क्लास 7वीं क्लास से बताया जा रहा है आपको, CuSO4, और उस पे होता है +2 चार्ज। तो कॉपर +2 पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, मतलब 2 फेरेडे लगेंगे ताकि 1 मोल यानी 63 ग्राम्स डिपॉजिट हो सके। क्लियर? अब आता है ट्रिकी क्वेश्चन। ये तो था इसलिए कि आपको फेरेडे की आदत पड़ जाए। अब आता है ट्रिकी क्वेश्चन। 1 मोल वाटर में इलेक्ट्रोलाइज करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है। 1 मोल वाटर से कितने फेरेडे? पेन नहीं उठाएगा कोई। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का, इस टॉपिक का। 1 मोल वाटर में से आपने 1 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, और उसके इलेक्ट्रोलिसिस करने से O2 रिलीज होगी और H2 रिलीज होगी। O2 रिलीज होगी, मुझे कितने फेरेडे लगेंगे 1 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलाइज करके O2 बनाने में? इधर से आया 2, अक्षित से 4। आई विल गो विद अक्षित, ही इज करेक्ट। थिंक व्हाई। ऐसे ही मैंने आंख बंद करके बस एग्री कर लिया क्योंकि ही वाज डिफरेंट। वो और मैं गलत भी हो सकते हैं, आप लोग सही भी हो सकते हैं। थिंक अगेन। सनवी, आई नीड आंसर। 1 मोल मतलब पेन रोकना, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ बिना पेन के ये हो सकते हैं। 1 मोल वाटर O2 में कन्वर्ट हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल होगा? फेरेडे तो मैं जोड़ लूंगी। H2O से O2 बन रहा है, तुम 2 कह रहे हो, मैं भी 2 पे ही हूं वैसे तो अभी तक। 4 करवा दो मेरे को। हाँ लिखूंगी मैं, तो 1-2 लोगों का और चाह रही हूँ आंसर। 4 होना चाहिए। H2O का 1 मोल है, सो डोंट चेंज द क्वेश्चन। मैंने कहा है H2O का 1 मोल आप इलेक्ट्रोलाइज करोगे, उससे क्या बनेगा? O2 और H2। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस इट, बैलेंस कर दो, देखना हो गया बैलेंस। अब मुझे पता है एक ऑक्सीजन -2 से 0 में गया, यहां भी एक ऑक्सीजन है, यहां भी एक ऑक्सीजन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल हुआ? 2 का। तो कितने कूलम्स का ट्रेवल हुआ? 2 फेरेडे। अब यही क्वेश्चन बदल के देखा मैंने जेई में, उसके पास्ट ईयर्स में। बहुत पुराना क्वेश्चन है, इतने लड्डू क्वेश्चन अब आते नहीं है, बट उसमें क्या दे रखा है? H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करके 1 मोल O2 बनाने में कितने फेरेडे लगेंगे? आगे मेरा पेन तो तुमने चलवा दिया, चलेगा, तुम्हारा मत चलाना अभी। दिमाग चलने दो, जब दिमाग चल रहा हो ना तो फालतू में पेन में मत पकड़ना। ये तो पीडीएफ में भी मिल जाएगा आपको जब मैं अपलोड करूंगी। दिमाग जो चल रहा है ना उसको खपने दो। बस अब मैं इस ट्रिक क्या करी मैंने, जैसे ही आपने देखा रहे तो हो जाएगा। 1 मोल H2O से आधा O2 बन रहा है, एक ही ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 फेरेडे। हमने सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। H2O के इलेक्ट्रोलिसिस से 1 मोल O2 बनाना है, कितने फेरेडे? 2 का आंसर क्या हो गया? 4।
अब मैं आधा मोल करूं, 1 करूं, 2 करूं, अब तो मतलब गेम इज ओवर। फिर अब मैं कुछ पकड़ती हूँ यहाँ पे। इस तरह से पहले तो आप ये फेरेडे वाली बात तो कर लेंगे ना। चलिए अगली चीज पे आते हैं, सेम सब कुछ, अभी भी ध्यान से एक ऑब्जर्वेशन चाहिए आप लोगों से। अब मुझे पता है पहले वाले में 1 फेरेडे है, दूसरे वाले में 2 फेरेडे है, और तीसरे वाले में 3 फेरेडे है। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि ये बताने लग जाओ मुझे बताइए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तीनों में 1 बाय 1 रिस्पेक्टिवली एक एक फेरेडे से कितना डिपॉजिट होगा? 1 फेरेडे से। फर्स्ट केस आदित्य, पहले केस में 1 फेरेडे से कितने ग्राम डिपॉजिट होगा? मास में दे देती हूं, इसका 23, इसका 24, इसका 27, 23 ग्राम्स। सानवी, इसमें 1 फेरेडे से कितना डिपॉजिट होगा? 12 ग्राम्स। इसमें 1 फेरेडे से 9 ग्राम। बहुत लंबा फॉर्मूला है इसको निकालने का पीछे, बट आई सजेस्ट इससे पकड़ना। जो भी मैं आज टेस्ट में क्वेश्चन दूं इलेक्ट्रोलिसिस पर, फेरेडे पर, उसमें कोशिश करना इससे पकड़ना, फॉर्मूला, यूनिट्स, उससे जान छुड़ाना। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत इजी रहता है। हालांकि एंड में कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं मैम फॉर्मूला दे दो, मैं दे रही हूँ, वो तो है ही, लिखवाई दिया है। वो डब्ल्यू वाला यही है। आपको मैंने क्या बताया? डब्ल्यू वाला फॉर्मूला, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जेड आई टी। अब यहां पर आपको आई और टी मतलब क्या है? क्यू, कूलम्स। यहाँ आप 1 फेरेडे, जितने भी फेरेडे हैं उसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो भी आएगा घूम फिर के यहाँ भी वेट निकालोगे। मैं इसी से निकाल रही हूँ, मेरे को क्या जरूरत है उस पर जाने की? तुम्हारी मर्जी है, तुम जा सकते हो। जब जो भी क्वेश्चन आएगा, भी कर रहे हैं डीपीपी के, जिसका मन करे वो इससे करे, जिसका मन करे वो इससे करे। आई जस्ट वॉन्ट टू सी स्पीड किसकी फास्ट है, एक्यूरेसी कहाँ ज्यादा है, बस। मेरे को मेन तो एक्यूरेसी चाहिए, स्पीड का भी क्या करूंगी। इसमें 1 फेरेडे से आपने मुझे बताया 9 ग्राम्स। क्या कॉमन फीचर देखा? चार्ज से डिवाइड हो रहा है। अगर देखा जाए चार्ज से डिवाइड हो रहा है, राइट? और अगर चार्ज से डिवाइड हो रहा है तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूं, 1 फेरेडे तुम किसी भी चीज में पास ऑन करो, तुम कॉपर में, सिल्वर में, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, मैंगनीज, जो मर्जी तुम सॉल्ट ले आओ, किसी में भी तुम 1 फेरेडे अगर घुमा रहे हो चार्ज, तो उससे उसका क्या डिपॉजिट होता है? ये क्या है? ये है 27/3। 27 क्या है इसका? मोलर मास। 3 क्या है इसका? एन फैक्टर या चार्ज। क्या होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर? इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास। यानी यहां से मैं एक जनरलाइजेशन विद योर एग्रीमेंट लाती हूं, कहीं भी तुम 1 फेरेडे घुमाओगे, उससे उस चीज का आंख बंद करके इक्विवेलेंट वेट होगा। हमें इतने फॉर्मूला से जान छूट जाएगी अगर ये मान गए तो। मनवाया है मैंने, अब तुम किसी में भी ले आओ। कॉपर में तुम लोगों ने बताया कॉपर सल्फेट से कॉपर डिपॉजिट होने में 2 फेरेडे लगेगा, राइट? 2 फेरेडे लगेगा 63 ग्राम डिपॉजिट होने में। 1 फेरेडे से कितना डिपॉजिट होगा? 63/2। मैं होल नंबर में बोल रही हूँ 63, आई नो 63.5 है, तो उस चीज को इग्नोर कर देना, क्योंकि इन्हीं नंबर और कैलकुलेशन में फंस के हम कॉन्सेप्ट खराब कर देते हैं। सो किसी भी चीज में आंख बंद करके आप 1 फेरेडे डालो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, उससे हमेशा उसका इक्विवेलेंट वेट ही डिपॉजिट होगा। एग्रीड? अब अगर किसी को लगता है ये नोट करना है तो करिए, फिर मैं उसी स्लाइड पे जाऊं जहां लाइन खिंचवाई थी, पिछली स्लाइड। ये नोट करना, ये सारे आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठा लिए मैंने। इफ एनीबडी फील कि मेरे को ये नोट करना है और इसके अगली स्लाइड जरूर नोट करिए, नहीं तो मैं सीधे क्वेश्चंस पे चलती हूँ। मतलब एक स्टेटमेंट कंप्लीट कर लूं जो छोड़ी हुई थी अभी, जहां लाइन खिंचवाई थी मैंने। मेरी क्लास में फोन, इट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, या क्लास के बाद दिखा सकते हो? ओ इलेक्ट्रोलिसिस ना, ये Cl2 डिस्चार्ज हो रहा है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, पानी में बहुत सारा नमक डाल के, बिल्कुल सही। एक्चुअली में ऐसे ही करते हैं। मैंने इसका बहुत उल्टा काम किया हुआ है।
मैंने भी किया हुआ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। क्लास 9th में थी मैं, बिल्कुल अकल नहीं थी। मैंने तो 2 तारे छीली, पापा मम्मी घर पे नहीं थे। एक कटोरी ली, नमक घोला पानी में, और इतनी क्यूरियस थी मैं, दिमाग खराब था मेरा। लखमीर सिंह बुक मुझे इतनी पसंद आती थी, लखमीर सिंह मंजीत कौर, पता नहीं अभी भी चलती है कि नहीं। ओए होए, मैं तो आई वाज ऑब्सेस्ड विद दैट बुक। और मैं उस बुक को पढ़ती थी। सोचो मैं कब की बात कर रही हूँ, मैं 91 की बात कर रही हूँ, 1991 की। उस वक्त तो वो बुक टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी। इलेक्ट्रोलिसिस इतना अच्छा उसमें समझा रखा, जैसे बंदा निकल के समझा रहा उसमें। तो मैं इतनी इंस्पायर हुई, इतनी इंस्पायर हुई। कटोरा लिया, बड़ा सा पानी डाला, बहुत सारा नमक डाला, 2 तारें उठाई, इधर से छीली इधर से छीली। मैं, मेरे पापा मुझसे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत काम करवाते थे, घर का जितना भी है साथ मुझे लगाते थे। भाई कॉलेज गया हुआ था तो उनको एक असिस्टेंट चाहिए होता था, तो मैंने बहुत बिजली का काम किया पापा के साथ। तो मैं तो कॉन्फिडेंट थी बिजली के काम में, ये तो मेरे को तारे तुरे हैंडल करना सब आता है। मैंने प्लग भी नहीं लगाया, बिकॉज आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। मैंने पावर में डाली 2 तार। किचन में हीटर लगता था, हमारे घर में बिजली फ्री वाला घर था हमारा, तो मम्मी पापा की कुकिंग सारी हीटर पे होती थी, सिलेंडर गैस पे नहीं होती। तो हमारे घर बड़ा इक्विप्ड था इलेक्ट्रिसिटी में। पावर प्लग हटाया, उसमें 2 तारे लगाई। तो अब हमारे पास ये टूल नहीं थे ना कि हम देख लें। 2 तारे उसके अंदर डाली, और बचा हुआ एंड उन दोनों तारों का इतना लंबा छील के उसको पानी में डाला नमक के साथ, कि इलेक्ट्रोलिसिस होगा इस पे, मेरे को सोडियम डिपॉजिट मिलेगा। और मैंने पावर प्लग ऑन किया, क्या हुआ होगा सोचो? फ्यूज जो उड़ा सो उड़ा, कटोरी उछल के छत पे लगी और धुआं निकला वहां, और फ्यूज उड़ा अलग। और मैंने कैसे सारा वाइंड अप किया कि मेरे घर वालों को रीजन ना पता चले। ये तो पता चल जाएगा फ्यूज उड़ गया, आके सारा कुछ करना पड़ेगा पापा को, लेकिन रीजन आज तक किसी को नहीं पता है मैंने क्या किया था। तो मतलब ये नहीं था हमारे पास जो अभी इसने वीडियो दिखाया कि ऐसे होता है। क्या गलती करी मैंने? AC सोर्स। मुझे क्या लेना चाहिए था? DC सोर्स। यस, मैंने वो भी कर रखा है। नए नए कॉर्डलेस आए थे, तब मैंने अपने हस्बैंड से छुपा लिया, पता नहीं क्यों गया है ये, आई डोंट नो धुआं क्यों निकला है उसमें से, मैंने वो भी कर रखा है। सो आप ये देखिए, मेरी एक गलती थी, मैंने DC सोर्स नहीं इस्तेमाल किया। दूसरी गलती क्या थी? एनीवन? ना, वो तो चलो DC सोर्स, वो तो मान गई मैं। तुम लोग डाली मैंने, किस पे सोडियम आके डिपॉजिट होगा? तारों पे नो। सो आई वाज, मैंने और भी बहुत कर रखे, सारे नहीं बताऊंगी आज। स्कूल टाइम पर मैंने बहुत बुरा हाल कर रखा है। ये किसी को नोट करना है? करिए। जल्दी जल्दी करना बच्चों इसको। एक क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन तो तुम कर चुके, तुम्हारी कम से कम 1/4 DPP तो इसी में हो गई जो मैंने अभी कराया। तो अब आपको ये याद रखना है, 1 फैराडे से कितना डिपॉजिट होता है इक्विवेलेंट वेट। 1 फैराडे तो याद नहीं सबको कितना होता है? 96500। अब जब चली हुई है बात, तो मैं इस क्वालिटी के क्वेश्चन करा लूं। नाउ टेल मी अगेन, NCERT का क्वेश्चन। शिखर आंसर देना। 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट करने के लिए हाउ मेनी कूलम्स? उसके सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड में से कूलम्स दो ना, 2 फैराडे, अब कूलम्स कर दो। 2 इंटू 96500 कूलम्स। ये एक और क्वेश्चन आपकी बैक एक्सरसाइज का। मैंने आपको अब कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आपको पता है कैल्शियम की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2, राइट? मैंने एकदम आपसे ये पूछ लिया 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम CaCl2। ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, मैं बचूंगी देने से, पर आपको ये दिया जाएगा। CaCl2 में से अगर आपको 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट करना है, अब दोबारा सोच के जवाब देना। देखिए ये क्या है? +2। +2 का चार्ज अब दिख गया सबको। मैं क्या कहूंगी, 2 फैराडे से कितने ग्राम डिपॉजिट होगा? 40 ग्राम, क्योंकि इसका मास होता है 40। तो 2 फैराडे आप, क्योंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं मेरे को, 2 फैराडे लाओगे तो 40 ग्राम, और 20 ग्राम पूछा है तो
तो स्टार्ट ठीक था 2 फैराडे, वो 2 फैराडे किसके लिए था? 40 ग्राम के लिए। क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा हुआ था? 20 ग्राम। एक और सवाल, फिर बिना पेन के कर सको तो विल बी गुड। आप 2 इंटू इस तरह से बोल दीजिए, बट अब मेरे को एक और क्वेश्चन चाहिए, ये साइड दे मुझे। कैल्शियम क्लोराइड से 22.4 लीटर क्लोरीन निकालने के लिए हाउ मेनी फेराडेज? 2। और कोई? 1। यार इतनी जल्दी क्यों बदले? 2 करेक्ट है। 2 करेक्ट है, इतनी जल्दी मत बदलो, दोबारा सोचो तुमने क्या सोचा। 1 मोल Cl2 रिलीज करना है मेरे को कैल्शियम क्लोराइड से। हाउ मेनी फैराडेज, हाउ मेनी कूलम्स? तो चलिए, मैं वही दोनों, बिल्कुल उससे भी आ सकता है, लेकिन चलो पहले जो चल रहा है उससे करते हैं। आपको क्या सोचना है? इतनी देर से क्या हो रहा है? मेटल मेटल सोच रहे हैं, नॉन मेटल की साइड आपका ध्यान नहीं गया। तो आई एम एक ऑक्सीजन वाला केस लिया था। आई एम कैचिंग योर अटेंशन टू एनायन ऑल्सो। एक CaCl2 में कितने Cl हैं? 2 हैं। दोनों Cl पे माइनस चार्ज है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? सॉरी, रिलीज होंगे, नॉट एक्सेप्ट। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ये, राइट? वही सेकेंडरी चेंज जो भी दिखाया था, और इससे 1 मोल Cl2 बनेगा। मैंने जब 22.4 लीटर कहा तो उसका मतलब 1 मोल ही था एट एसटीपी। ये अंडरस्टूड ले रही हूं मैं। क्यों बताऊं मैं 1 मोल है एट एसटीपी? मैं सीधे कह रही हूं 22.4 लीटर Cl2 एट एसटीपी प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को कितने फेरेडे, कितने कूलम्स चाहिए होंगे? तो आप इसमें 2 देखते ही क्या समझ में आता है? 2 फेरेडे 2 इंटू 96500 कूलम लीजिए, यानी 2 फेरेडे विल डिपॉजिट 1 मोल Cl2, जिस होता है 22.4 लीटर। अब मैंने 11.2 लीटर पूछ लिया होता तो आंसर आता 1। इन क्वेश्चन को ऐसे करोगे काफी एक्यूरेसी रहेगी, जल्दबाजी में नहीं। ठीक है, आराम से सोच के, डोंट गिव आंसर इन रश। क्योंकि आप लोग अब जब ये क्वेश्चंस दे रहे हैं करेक्टली, तो मैं अपने आप ही थोड़े ढंग के क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगी ना, तो बहुत ध्यान से इन चीजों के जवाब दीजिएगा। क्लियर हो गया सबको अब ये? अब वहां आ जाते हैं जहां हम चल रहे थे, जहां मैंने आपको कहा था ऑलरेडी डन लिख दिया है। अगर मैं फॉर्मूलाज डेरिवेशन से चलती तो मैं यूं चलती कि भाई कहीं से आपको दे रखा है 96500 कूलम से एक इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है। मैंने आपको प्रॉपर करवाया कि जब कहीं, ये बात आप मान लीजिए, मैंने उस वक्त कहा था 1 फैराडे यानी 96500 कूलम से हमेशा किसी चीज का इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है। बुक्स ने एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने कहा इट इज गिवन। तो लोग सोचते हैं फैराडे ने दी होगी बात, हम तो रट लेते हैं। नो, इट इज वेरी ऑब्वियस कि क्या हो रहा है। ये कोई फैराडे को आने की जरूरत नहीं थी ये बताने के लिए। तो आप लोग अब समझिए वापस से, जेड क्या था? 1 कूलम से कितना डिपॉजिट होता है? अभी भी नोट करने की जल्दी मत करो। Z क्या है? 1 कूलम से कितना डिपॉजिट होता है? और अभी अभी आपको पता चला 96500 कूलम से कितना डिपॉजिट होता है? एक इक्विवेलेंट वेट। 2 इंफॉर्मेशन को मैं अब ज्वाइन करूंगी। तो पहली इंफॉर्मेशन तो ये थी, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या थी? अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या लिखी है मैंने। मुझे इससे भी निकालना है 1 कूलम से कितना डिपॉजिट होता है। वो लाइन खींचिए, वो भूल जाओ, वो फैराडे के फर्स्ट लॉ से ला रखी है मैंने। अगर मैं इधर देखूं, मुझे पता है 96500 से किसी का भी इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है, तो 1 कूलम से कितना डिपॉजिट होगा? तो 2 और 3 को कंबाइन करूं तो Z तो यही है एक्चुअली। तो कैन आई कंबाइन 2 एंड 3 एंड आई गेट Z एक्चुअली ये है। तो लिख दिया मैंने Z एक्चुअली ये है। इतना नोट करो, संभालो पहले, फलक यही हो। नोट करिए और संभालिए इसको, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन मैं आपको एडवांस में करा चुकी हूँ, फॉर्मूला मैं लिखवा के क्वेश्चन पे शिफ्ट होती हूँ। आपकी मर्जी है थ्योरी से करिए, आपकी मर्जी है फॉर्मूला से करिए। तो आपके पास 1 कूलम Z है, ये आपको किसी लॉ से मिला, फैराडे से। ये आपको अभी थोड़ी देर पहले की इंफॉर्मेशन से मिला कि 1 कूलम तो ये भी है। तो अब Z के बारे में जब कोई आपसे पूछे
तो आपको ये दोनों तरीके से बताना आना चाहिए z क्या है। अब आप सोचिए इक्वेशन नंबर 4 में जो z की वैल्यू है, उस z की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं तो ये है। इतनी देर से जो क्वेश्चन तुम लोग मेरे को ओरली सॉल्व करके दे रहे हो, वो इस फॉर्मूले से भी दे सकते हो। चॉइस इज योर्स। कैलकुलेशन का लेवल बिल्कुल सेम आएगा, वही इक्विवेलेंट वेट सोचना पड़ेगा, वही कूलम्स लिखने पड़ेंगे, वही 96500। नोटेड। ये है वो फॉर्मूला। किसी किसी कॉम्प्लिकेटेड केस में यूज करना भी पड़ सकता है फॉर्मूला, सो उसमें आप मत परेशान होइएगा। अरीवा गुरबानी कैमरा ऑन कर लो बच्चे। सृष्टि समझ आ रहा है? यस मैम। क्या मैंने ऊपर उल्टा लिख दिया क्या कुछ? कौन सी चीज? एक ही बात हुई ना। देखो 1 एम्पियर इज पास फॉर 1 सेकेंड और 1 कूलम चार्ज, बात तो एक ही हुई। क्यू क्या होता है? क्यू इज आई इंटू टी। 1 एम्पियर इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड गिव्स 1 कूलम। ठीक है, नोटेड बच्चों ये फॉर्मूला। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपकी मर्जी आप कैसे करो। फॉर्मूला सबके पास होना चाहिए। चेक कर लो कहीं कोई ऐसी चीज हो जो आपको समझ ना आ रही हो, कहां से ले आए मैम आप। आ गया सबके पास? आगे चलें। ये वो फॉर्मूला, एक बार ये भी चेक कर लो। ये क्या है? Why I have used valency? आपने ध्यान दिया हो, मतलब हालांकि आपको समझ आ गया है, मैं अपनी तसल्ली के लिए बात कर रही हूं यहाँ पे। इक्विवेलेंट वेट की जगह मोलर मास बाय एन फैक्टर लिख सकते हैं, वही एल्यूमिनियम का 27/3 लिख दूं। आप यहाँ पर 9 लिख रहे हो क्योंकि आपको पता है एल्यूमिनियम को 27 मास को 3 से क्यों डिवाइड करना है। 3 इज इट्स चार्ज और वैलेंसी। तो कहीं किसी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट के बजाय मोलर मास बाय वैलेंसी या एन फैक्टर लिखा हो तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेना, कहना मत हमें कराया नहीं। मैंने सिर्फ इक्विवेलेंट वेट की जगह ये लिख दिया जो आप बड़े अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो वही वही सब कुछ इधर उधर खेल कूद करते रहे हैं हम लोग। इसी तरह से कोई मेरे से बजाय वेट के गैस का वॉल्यूम भी पूछ ही सकता है। मैंने पूछ ही लिया तुम लोगों से, 1 मोल आया तो तुमने 22.4 लीटर बताया, आधा मोल आएगा तो आप 11.2 लीटर्स बताओगे, वो भी बात है। स्टिल वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए भी इस फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं? जस्ट नोट डाउन, सब कुछ सेम है। स्टिल आपको पता होना चाहिए कहीं आपने वॉल्यूम ऑफ गैस भी लिखा है ताकि आप फंसो क्वेश्चंस में तो पकड़ सको, बस पर्पस इज दैट। मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम तो हर गैस का फिक्स है। यहां तो मोलर मास हर केस में बदल रहा था, लेकिन मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ कोर्स, एट एसटीपी तो फिक्स है, दैट इज 22.4 लीटर। तो वहां ये भी टेंशन नहीं है कि मेरे को मोलर वॉल्यूम गिवन है कि नहीं। कोई भी गैस एक्स वाई जेड बोल सकते हैं, जरूरी नहीं गैस का नाम दें, क्योंकि हर गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है टाइम, आपको टी निकालना है। अगर 1.5 ग्राम सिल्वर कैथोड पे डिपॉजिट हुई है इतने एम्पियर करंट से, तो AgNO3 में मुझे पता है AgNO3 में Ag प्लस, इसको 1 फैराडे की अगर आप फ्लो दोगे करंट का, कूलम्स चार्ज का, तो उससे 108 ग्राम डिपॉजिट होगा। और कितना डिपॉजिट बताया इसके अंदर? 1.5। अरे रुको रुको, मुझे पता है 108 ग्राम से डिपॉजिट करने के लिए मेरे को 1 फैराडे लगता है, और 1.5 बोल रहे हो 1.8। 1.5 ग्राम के लिए कितना लगेगा? 96500 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 1.5। अब ये आपके पास आ गया Q, कूलम्स, और Q क्या होता है? I इंटू टी। I भी बता रखा है, T निकाल दीजिए। आपसे यही पूछा ना कितने सेकंड्स के लिए
ये करंट फ्लो किया जाए। आपको बस कूलम्स निकालना है भाई। 1.5 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट करने के लिए आपको कितना कूलम्स देना है, फिर कूलम्स को I इंटू टी करके आप सेकंड्स तो निकाल ही लेंगे। करिए, मैं वेट कर रही हूँ। सीधा फॉर्मूला पुट कर लो। वही मैंने कहा, मैं तो आपको इस मेथड से दे रही हूं, आप फॉर्मूला याद कराओ मेरे को। क्या है? W इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला दो। सॉरी, सॉरी बेटा, Z इंटू आई तो, अच्छा Z इंटू आई इंटू टी, फिर तुम्हें Z भी तो निकालना है ना, Z दो। ये फॉर्मूला थोड़ी पूछ रही थी मैं तो ये वाला फॉर्मूला पूछ रही थी, या चलो इक्विवेलेंट वेट वाला। आई वॉज आस्किंग यू दिस फॉर्मूला। इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का 1 डिवाइड किससे करोगे? 96500 से। यही तो कैलकुलेशन वहां है, यही यहाँ है। आपकी मर्जी, आप सीधे फॉर्मूला से करो, आपकी मर्जी है सीधे आप इससे करो। आपको इस तरीके से करने का एक फायदा हो जाता है, यू नेवर मिस द कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला रटने के चक्कर में कई बार कॉन्सेप्ट छूट जाता है। इस कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम है? व्हाई वी आर थिंकिंग ऑफ, है ना? ये कर सकते हैं। एक बार दोबारा बताऊं एवरीवन, फॉर्मूला से आप कर सकते हो, वो भी करना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट छोड़ के चल तो नहीं सकते आप। आपको इस क्वेश्चन में इतनी देर से ये पूछ रहे हैं 1.5 सिल्वर अगर डिपॉजिट है और पता नहीं कितने एम्पियर दे रखा है, इतने एम्पियर करंट है, इतने ग्राम सिल्वर डिपॉजिट करना है, कितनी देर के लिए चलाऊं, कितने सेकंड्स के लिए चलाऊं? तो पहले तो मुझे पता है, जब मेरे को एम्पियर देके टाइम पूछा तो मेरे को क्यू चाहिए। क्यू यानी कि कुलम्स। कुलम्स यानी कि मेरे पास एक सिंपल सी बात है, किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से अगर आप 1 फैराडे कूलम पास ऑन करते हो, उसका इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है। सिल्वर पे चार्ज क्या है? +1। इसका मोलर मास कितना है? 108। इसको किससे डिवाइड करोगे? 1 से। मोलर मास बाय वैल्यू इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट। तो जिनको भी ना समझ आया, अभी तो शुरू हुआ है, आप समझिए, से अभी 2-3 क्वेश्चन और आएंगे। तो आपको ये पता चल गया वेट सिल्वर का होता ही 108 है। और ये बात आपको अच्छे से समझा दी गई, 1 फैराडे से हर चीज का इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट 108 हुआ, तो 1.5 ग्राम किससे डिपॉजिट होगा? जब 108 डिपॉजिट होता है 1 फैराडे से, निकाल लोगे। दैट इज योर कुलम्स। कुलम्स आते ही I इंटू टी। एक बार अपने हाथ से करो जरूर बच्चों, राइट? इस तरह की बस अब हम ये बदल बदल के देंगे, कहीं सिल्वर, कहीं कॉपर, कहीं पर मरकरी, कुछ 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 देते रहेंगे। आई एम वेटिंग, आंसर मैच कर लो। हो गया? ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे करो, जो लोग खाली बैठे हैं। अब मैच करते रहो, ये इस लायक तुम्हें बना दिया है। थोड़ा सा डाउट आएगा तो किसी गैस वाले में आए तो मैं वेट कर रही हूँ। पहले सब्जेक्टिव का फोर्थ तसल्ली से करिए, बाकी बच्चे बातें ना करें, इसलिए ऑब्जेक्टिव के पहले 4 क्वेश्चन बोल दिए करने को। गिरीशा, मेरे को इसके बाद ऑब्जेक्टिव के फर्स्ट का भी आंसर देना, तब तुम्हारा कॉन्सेप्ट बढ़िया सेटल होगा। पहले ये करो कंप्लीट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हाँ जी, यस। कहाँ मिले तुम्हें ये क्वेश्चन? लेवल 2 में भर रखे। यस, लेवल 2 में यही है कि अगर 50% करंट एम्पियर है, उसका आधा कर दो। फर्स्ट क्या आंसर दे रहे हो? ए दिख ही रहा है, 2 6। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब सेटल हुआ कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव फोर्थ, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट अगर कर लेते हैं तो जितना मैंने अब तक बताया वो कॉन्सेप्ट तो सेटल हुआ। क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल तो बदलते जाएंगे। मैं वेट कर रही हूँ सब्जेक्टिव फोर्थ सबका हो जाए, फिफ्थ मत करना, अभी मैंने कराया नहीं है। चलो सब्जेक्टिव का सिक्स्थ करो। अक्षित आंसर देना। आशीष, सब्जेक्टिव के सिक्स्थ का आंसर दो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो मैं पहले ही करा चुकी। हाँ, ऑब्जेक्टिव का हो गया, वेरी गुड। अब आओ जरा सब्जेक्टिव के सिक्स्थ पे। फिफ्थ अभी अभी सेकंड लॉ करेंगे तब आएगा, सिक्स्थ करो।
हाँ, कोई ऐसा जिसके लिए ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट लेना हो तो आई एम रेडी। कोई ऐसा फर्स्ट? चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का कहता है तुम्हें कुछ सारे सॉल्ट दे दिए लाइन से, CuSO4, बिस्मथ 2, SO4, होल थ्राइस, AlCl3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इस एक क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाने वाले दसियों क्वेश्चन इन्वॉल्व कर लिए ताकि डीपीपी बड़ी ना बन जाए आपकी। और एक या आपको AgNO3। इन सब में शायद क्या बात पूछी है, सबका 1 मोलर डिपॉजिट करने के लिए कितना फेरेडे चाहिए होगा। यहाँ पर कॉपर का चार्ज क्या होगा निहारिका? +2। तो यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन के चाहिए, 1 मोल इसको डिपॉजिट करने में, तो कितना आया? 2 फेरेडे। यहाँ बिस्मथ, मेरे को बिस्मथ का याद नहीं कि लोकेशन क्या है, मैं भूल गई। पर मेरे को सल्फेट का चार्ज याद होता है -2। 3 सल्फेट है मतलब -6। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बड़ी हिंट देता है, कहीं कैटायन से ना बात पकड़ में आ रही हो तो एनायन को पकड़ लेना, किसी को नहीं पता तुमने कैसे पकड़ा। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -6। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना रहा होगा? +6। तो यहाँ कितना लगेगा? 6 फेरेडे, 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर तो पता ही अभी अभी किया 3 फेरेडे, क्योंकि इस पे चार्ज +3 है, इस पे +1 है, तो 1 फेरेडे। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है टू स्टार्ट दिस डीपीपी विद, कि एटलीस्ट तुमको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि टोटल फेरेडेज कैसे निकालते हैं। नो शेम इन आस्किंग। कोई भी बहुत बेसिक सा डाउट आपका होता है, उससे बेटर क्लियर होता है। मुश्किल क्वेश्चन तो सारी दुनिया पूछ लेती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। मैं थर्ड पे आ रही हूँ। तभी मैंने फोर्थ तो मोल कॉन्सेप्ट भी लपेट लिया साथ में। अब आगे बढ़ जाओ, ये डीपीपी लगभग पूरी हो जाएगी तुम लोगों से। सेकंड लॉ का वेट कर रही हूँ बस में। चलिए, मेरे को 2-3 लोगों की तरफ से आया है, मैं ये दोबारा नहीं बताऊंगी, और जो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो गए वो डाउट सेशन में नहीं आएंगे, ठीक है? ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इस चीज पे मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन लाऊंगी कि आप क्लास के डाउट्स, क्लास के डिस्कस्ड क्वेश्चन जब स्टाफ से डाउट्स में पूछते हैं तो वो मेरे को बॉदर कर रहा है। इसलिए नहीं कि स्टाफ कंज्यूम हो रहा है या मैं कंज्यूम हो रही हूँ, आपका दिमाग कमजोर हो रहा है, आपको एक बार क्लास में बताने के बाद दोबारा पूछना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप क्लास में कम अटेंटिव हैं। तो अब कोशिश करते हैं क्लास में और अटेंटिव होने की, सो दैट आपको चीजें बार बार ना करनी पड़े। क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर वेरी गुड क्वेश्चन, रेदर फर्स्ट तो था ही अच्छा। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ऑन पासिंग, जहां गैस आया वहां थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मोल्स AlCl3, ओके। एल्यूमिनियम क्लोराइड में से करंट पास करने के बाद Cl2 जो प्रोड्यूस हुआ, मुझे पता है इससे 2 चीजें प्रोड्यूस होंगी, दैट आई नो। बैलेंसिंग बाद में बात करती हूँ, आई नो वो भी करनी पड़ेगी। मुझे सीधा इन्होंने दे दिया 11.2 लीटर ऑफ Cl2। 11.2 लीटर्स मतलब 2 मोल, हाफ मोल। तो इसका मतलब यहां तो इसमें इंटरेस्टेड हैं हम। उसके बाद मैं बैलेंसिंग करूंगी, पहले नहीं करूंगी। पहले तो मैं ये देख लूं जो चीज गिवन है, मेरे को बैलेंसिंग उसके अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। आधा मोल क्लोरीन लिबरेट करने के लिए कितनी क्वांटिटी करंट दिया गया होगा, ये नहीं है क्वेश्चन। हम एक्सपेक्ट करते हैं क्यों पूछा होगा। यहाँ क्या पूछा है, उतने में कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ होगा, राइट? यही पूछा है। पहले मेरे को इसकी बैलेंसिंग बताओ, सहज इसकी बैलेंसिंग बताइए पहले। अगर मेरे को यहाँ हाफ लाना है तो यहाँ क्या करूं? यहाँ भी हाफ ही करना पड़ेगा? नहीं, मैंने तो ऐसे ही कर दिया, तुम मेरी मदद करो। मेरे को हाफ Cl2 मतलब 1 Cl चाहिए, ठीक है? यहाँ है 3, तो 1/3 कर दूं तो 1 Cl हो जाएगा। उधर एल्यूमिनियम क्या की क्या करूं? अब आप लोग ये सोचो और थोड़ा ध्यान यही रखना प्लीज। ये क्वेश्चन बिना न्यूमेरिकल, बिना फॉर्मूला, बिना कैलकुलेशन के करने वाला है। जब ऐसे क्वेश्चन हवा में कर सको तब मानना चैप्टर आ गया। फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस इज बेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आपको पता है 11.2 लीटर मतलब आधा मोल क्लोरीन गैस। जितने में आधा मोल क्लोरीन गैस डिपॉजिट हुआ है उसमें एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट हुआ होगा? 1/3 मोल। एल्यूमिनियम तुम कह रहे थे 25 के आगे आ रहा है, एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना है? 27। 1/3 एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होगा? 9 ग्राम। मेरा इसको करने का एक और तरीका है, जो मैं कहूंगी इतना भी बैलेंसिंग बैलेंसिंग का भी चक्कर क्यों किया, टाइम ही तो वेस्ट किया मैंने। एक और तरीका है मेरा,
क्लोरीन, क्लोरीन का आप ध्यान दीजिए यहां पर, मेरे को तो असली तो इसको ही पूछा गया है। इक्विवेलेंट मास आप लोग जानते हो एल्यूमिनियम का, आप लोगों से मैं पूछ रही हूं यहां पर, इस केस में क्लोरीन, इसका कोई मेरे को इक्विवेलेंट वॉल्यूम बताएगा? मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है तुम लोगों को, 22.4 लीटर्स डिवाइड बाय एन फैक्टर, 2 Cl है, दोनों पे क्या है माइनस माइनस 2, तो ये तो इसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम ही है। इक्विवेलेंट वॉल्यूम तो 1 फैराडे से होता है। इक्विवेलेंट वॉल्यूम किससे डिपॉजिट होता है? 1 फैराडे से। तो एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट होगा 1 फैराडे से? 9 ग्राम। मैं शुरू में करा के आई हूं, क्यों जाना मेरे को बैलेंसिंग पे भी, इसलिए मैंने कहा था जो मैं तुम्हें 2 स्लाइड्स में करा रही हूं ना, तुम पूरी डीपीपी उससे कर सकते हो, अगर अटेंटिव रहो, सोच लाओ कि मेरे को करना ही उस तरीके से, क्यों मैं ये बैलेंसिंग वैलेंसिंग के चक्कर में पड़ूं। इससे मेरे को 2 फायदे हैं, तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट कॉन्सेप्ट और स्ट्रेंथन होगा। बच तो सकते नहीं, नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन में भी है, मोल कॉन्सेप्ट में भी है, बच तो सकते नहीं हो, रिडॉक्स में भी है, हर टाइट्रेशन में है, उतना ही आप इसको हैंडल कर पाओगे जितना इसके अंदर घुसोगे। तो ये भी एक तरीका था, बट जो आपको अच्छा लगे आप वो पकड़ो। बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, कहने को न्यूमेरिकल है बट ये नॉन न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट है ये। क्लियर हो गया सबको? बार बार एक बात याद रखिएगा, किसी का भी इक्विवेलेंट वेट, किसी का भी इक्विवेलेंट वॉल्यूम आंख बंद करके डिपॉजिट होता है 1 फैराडे से। ये बात मैक्सिमम न्यूमेरिकल में वो छोटी सी विंडो देगी जिससे आप बहुत जल्दी निकल के आ जाओगे क्वेश्चन सही करके। थर्ड क्लियर हो गया आप सबको? किसी को कोई हिंट इसमें नोट करनी हो करिए, मैं क्वेश्चन फोर्थ लेती हूँ, वो भी गुड क्वेश्चन, पहले आप लोग एक बार ट्राई कर लो थर्ड के बाद। हाँ जी, सेकंड का, सेकंड करवा दूं? ओके, तब तक आप लोग फोर्थ क्वेश्चन में घुसिए, तब तक मैं यहाँ पर जिनका सेकंड डाउट है वो ले रही हूँ। जो भी किया था तुम्हें समझ आ गया वो क्या गड़बड़ करी है? कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन कहता है प्रिया मुझे Al2O3 इज रिड्यूस्ड, इतना लंबा सब कुछ है। आप देखिए Al2O3, अगर इसका इन शॉर्ट पूरा क्वेश्चन देखूं तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, इससे 2 ही चीजें बनेंगी, मेरे को पहले बैलेंस करा दो उसके बाद बात करूं। हो गया बैलेंस आई थिंक, चेक। अब इसमें मुझे कहा गया है एम्पियर इतने, करंट दे रखा है आई, 6 आवर्स सेकंड में कन्वर्ट करो। मेरे को यहाँ आई भी गिवन है प्रिया, और टाइम आवर्स में सेकंड्स में करना मजबूरी होगी। जब आप एम्पियर, जब आप एम्पियर और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हो आपको क्या मिलता है? क्यू, कूलम्स। आपको पता चल गया आप Al2O3 में कितने कूलम्स पास ऑन कर रहे हो, और आप पहले से जानते हो एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम को डिपॉजिट अगर आपने करना है 1 फैराडे से, वो कितने ग्राम डिपॉजिट होता है? 9 ग्राम। 1 फैराडे यानी कि 96500 कूलम से होता है 9 ग्राम्स। जो भी कूलम तुम निकाल के दोगी उतने से कितना। तुम्हें ये मेथड नहीं पसंद आ तो सीधा फॉर्मूला है, W इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 इंटू I इंटू T। सब कुछ तो दे रखा है आपको, यहां पर I दिया हुआ है, आपको T दिया हुआ है, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट आप जानते हो 9, आप 96500 जानते हो, W आ जाएगा। और W दे रखा हो, टाइम पूछा हो, कुछ भी पूछ सकते हैं अब इससे, कोई इस फॉर्मूले से जाना चाहे जा सकता है। मेरा प्रेफरेंस अभी भी ये है क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको ये बचाएगा। ये था सेकंड क्वेश्चन, शायद फोर्थ के लिए लोग वेट कर रहे हैं। हो गया प्रिया, बोलो कुछ भी इसमें अभी भी अटक रहा है तो। हाँ जी, 2 थे बिल्कुल सही। क्या चीज 6 आएगी? चीज तो बोलो क्या, मैंने तो कहीं इनफैक्टर यूज ही नहीं किया बेटा। 2 एल्यूमिनियम का 6, मोलर मास और इक्विवेलेंट मास तो एक का रिपोर्ट करते हैं ना। आपसे कोई एल्यूमिनियम का मोलर मास पूछेगा यहाँ पे तो आप क्या दोगे? 27 ना। एक एल्यूमिनियम का मोलर मास के लिए अंडरस्टूड है 1 मोल, तो इक्विवेलेंट मास भी तो एक ही का रिपोर्ट होता है, तो 6 क्यों? ठीक है। मुझे पता नहीं मैं तुम्हारे सवाल को ढंग से समझ पाई हूं कि नहीं।
यहाँ मेरे को 6 फैरेडे वाली बात ही नहीं यूज करनी थी, मैं क्यों घुसूं उसके अंदर, क्यों कंफ्यूज हूं, सारा चैप्टर थोड़ी तुम घुसाओगे इसके अंदर। तुम सीधे ये देखो ना, यहाँ पर कुछ मत देखो 6 वगैरह, जरूरत ही नहीं पड़नी, यही तो हमने चीज करी है। अगर प्रिया तुमको ये पता है किसी भी टाइम एल्यूमिनियम में 1 फैरेडे करंट, 1 फैरेडे चार्ज पास ऑन करने में 27/3 ग्राम डिपॉजिट होता है। 3 क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज हमेशा +3 है। 27 क्यों? उसका मोलर मास 27 है। तो मैंने जो दूसरी तीसरी स्लाइड पे करा है, मैंने एज्यूम कर लिया तुमको याद है 27/3 इज 9, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस में आ गया वो। तो मेरे को 6 वाले चक्कर में पढ़ना क्यों है? ना इसमें पढ़ना है ना इसमें पढ़ना है। व्हाई यू आर गेटिंग इनटू दैट 6? मैंने तो कहीं यूज ही नहीं किया। या ये मेथड है या ये मेथड है, कोई तीसरी मेथड नहीं है। ठीक है, गड़बड़ी होएगा उससे। क्वेश्चन 4th, एनीवन हो गया? किसी कोई है क्लास में जिससे 4th हो गया? आपसे हो गया? आपसे हो गया, आप लोगों से भी हो गया, गुड यार। पावर नहीं आ रही मतलब नहीं हुआ, हमारे आंसर में गलती है कह रहे हो? चलो चलो 4th क्वेश्चन करो सभी लोग, जिसके भी जो दिक्कत आ रही है अभी देखते हैं। क्वेश्चन 4th ऑब्जेक्टिव। अच्छा, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स। मैं बस भाई बस, इतना इतना जबरदस्त कम्युनिकेशन नहीं। मैं ग्राम्स ऑफ कैल्शियम बता सकती हूँ, नंबर ऑफ एटम्स बाद में बात करेंगे। जब मेरे से नंबर ऑफ एटम्स मांगते हैं तो मुझे पता है 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं। तो 1 मोल में 40 ग्राम होता है कैल्शियम का। तो मैं सबसे पहले इस चैप्टर से क्या निकाल सकती हूँ, कितने ग्राम कैल्शियम, वो निकालूंगी, फिर मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या है? कुछ भी नहीं है फिर तो क्वेश्चन में। देखो बच्चों, CaCl2, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, कुछ भी नहीं है तुम लोगों के लिए है वो। मुझे ऐसा लगता है कि इजी है, बहुत साल हो गए, क्योंकि तुम लोग कह सकते हो भाई डिफिकल्ट है। CaCl2, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कुछ कुछ ऐसा कराया भी, ताकि आपको याद हो जाए कि कैल्शियम में क्या है, +2, और कैल्शियम का मोलर मास कितना है, 40 ग्राम्स। अब मुझे कोई क्वेश्चन कहा जा रहा है, अगर तुम इसमें 60 सेकंड के लिए 0.25 मिली एम्पियर्स पास ऑन करवाओगे, तो मैं पहले तो मिली एम्पियर्स को एम्पियर्स में कन्वर्ट कर लो, पावर में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो कितने कूलम पास ऑन हो रहा है वो खुद निकालोगे, मैं नहीं करा रही। 60 सेकेंड्स, और एम्पियर मिली की जगह क्या लिख लोगे, 10 की पावर -3। तो उतना तो क्यू हो गया। आपसे पूछा है इतने कूलम पास ऑन होने पे कितना कैल्शियम डिपॉजिट हुआ। व्हेन आई नो 96500, यानी 1 फैराडे से कितना होता है, चेक इफ आई एम रॉन्ग, 20 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट, कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट 40/2 20 होगा। तो इतने कूलम से कितना होगा, कोई बता दे कितने ग्राम आया है? 3.10 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम्स। ओके, आई एम ट्रस्टिंग देयर कैलकुलेशन कि यहां पर जो आया इतने कूलम से। अगर किसी को लग रहा है मैम ये आप ये जो कर रहे हो ना चित्रकारी हमें समझ नहीं आ रहा, तो मैं पूरा सॉल्व भी कर सकती हूँ कि आई और टी के अंदर क्या पुट करना है, उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, उतने कूलम से कितने ग्राम डिपॉजिट हुआ। जब मुझे पता है 96500 कूलम से इतना डिपॉजिट होता है, तो मुझे कहीं से आंसर मिल गया तो मैंने कॉपी कर लिया इतने ग्राम्स। अब मेरे को ये भी पता है इतने ग्राम में कितने कैल्शियम एटम होंगे, पूछा है मतलब। तो आई नो 40 ग्राम्स में कितने कैल्शियम एटम होते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 23, 1 मोल में। तो 3 ले लेती हूँ इसको बच्चों, इंटू 10 की पावर -6 ग्राम में कितने एटम्स होंगे देखना चाह रही है। अब 10 की पावर सेट हुई कि नहीं, मिली की गड़बड़ थी क्या थी? एनीवेज, 40 ग्राम में इतने एटम, तो इतने ग्राम में कितने एटम, ये निकालना है आपको। हाँ जी, एनीवन, किसी को कोई? व्हाई नॉट, लगाओ लगाओ। अब तो तुमको, मेरी तो मजबूरी है, मुझे पूरा लंबा समझाना पड़ता है टू इंक्लूड एवरीबडी। तुमको मैं पहले ही इस लायक बना चुकी कि तुम डायरेक्ट पे जंप करो, क्या प्रॉब्लम है? बट फिर मोल से फिर आप एटम्स निकाल लेना, वो और भी इजी है। क्यों ग्राम्स के रास्ते से मैं जाऊं ही क्यों, इतना लंबा क्यों करूं, सीधे मोल से भी जा सकते हो, राइटली पॉइंटेड आउट। मर्जी है आपकी। किया वही, चार्ज निकाला पहले ना, 1 कूलम से नहीं, 1 फैराडे से। 1 फैराडे से कितना बनता है, राइट?
या 1 फेरेडे से आधा मोल, जो वो कह रही है वो भी पकड़ लेते हैं। 20 ग्राम मतलब आधा मोल, और इजी हो जाएगा। हाफ मोल, यस। इतने कूलम से कितना चार्ज? क्यों? हाँ तो चार्ज, अच्छा वो वाला कह रहे हो, चार्ज तो निकालना ही है, वो तो मैंने भी निकाला ही, वो तो निकालना ही है, मैंने भी वही किया है सीधा बेटा। 1 फेरेडे की जगह बस मैंने 96500 लिख दिया। यस, आंसर आ गया ना उससे। फिर कुछ गलत कर रहे हो तुम। मुझे बताओ तुम्हारा क्यू कितना आया। सोल्यूशन मत देखा करो, सोल्यूशन देखने का मतलब है अपना दिमाग बंद करना। सोल्यूशन देखने से अपना तुम्हारा आई इंटू टी कितना आया इस क्वेश्चन में, मुझे वो बताओ बस, आई एम वेटिंग। 1.1 इंटू 10 की पावर, 1.2 इंटू 10 की पावर -3 कूलम्स तुम्हारे पास ये आया, राइट। कमिंग बैक टू क्वेश्चन, बेसिकली ये हो रहा है। पहले सोच लो अच्छे से, अब मैं जो भी कर रही हूं तुम्हारे हिसाब से कर रही हूँ, राइट। यहाँ कितने फेरेडे से कितना डिपॉजिट होता है तुम्हारे को दिख रहा है? यहाँ पे 2 फेरेडे से 40 ग्राम डिपॉजिट होता है, या इन शॉर्ट मैं कह लूं 1 फेरेडे मींस 96500 से आधा मोल, हाँ या ना? आधा मोल कैल्शियम डिपॉजिट होता है। इतने से कितना होगा? अभी कुछ मत बोलना मैंने ये कर लिया मैंने वो कर लिया, तुम खुद देखना तुम्हारी गलती। 96500 कूलम से इतना, मैं कैलकुलेशन बचा रही हूं आधा मोल करके, तो इतने कूलम से कितना होगा? इतना। तुम्हारे पास इतने मोल्स, जो भी यहाँ आंसर आया कैल्शियम आया, यहाँ चार्ज किधर आया? कौन से वाला चार्ज? शायद तुम वो कूलम्स बात कर रही थी। फिर तो आंसर करेक्ट आना चाहिए तुम्हारा, अगर तुमने ऐसे किया। ये आए मोल्स ऑफ कैल्शियम। एक मोल कैल्शियम में कितने एटम होते हैं? 6 इंटू 10 की पावर 23। इतने मोल्स में कितने होते हैं? इंटू कर दो, ऐसे ही आएगा। और सॉल्यूशन में कुछ और दे रखा है। हम्म। बस वो तो तुम लोगों ने जो मेरे को कैलकुलेशन दी होगी मैं उसी को करूंगी। अब चार्ज 15 आ रहा है कि 1.5 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई तुम लोगों ने करना है। आई एम सिंपली ट्रस्टिंग योर कैलकुलेशन, जो भी आप दे रहे हो। तो चार्ज अगर 15 करूं, 10 की पावर -3 आ रहा है साथ में, तो ये ले लो भाई। पहले चार पारस आपने आगे के क्वेश्चन नहीं पकड़े चार के बाद? जब आपको कह दिया है मैंने जिसके पहले चार हो गए, अब तो आगे पकड़ते जाओ ऑब्जेक्टिव। 6 सेकंड लॉ पे ना हो, इसी पे है। 6 ऑब्जेक्टिव का बताया मैंने बेटा, ऑब्जेक्टिव का 6 बोल रहे हो? ऑब्जेक्टिव का 6। ये तो बहुत अच्छा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी होता है। जितना डिपॉजिट हो जाएगा उतना पुरानी मोलालिटी में से माइनस कर दो, वो तो निकल गया। पूछा है नीचे बची हुई सॉल्यूशन की मोलालिटी और मोलारिटी। अगर मैंने 1 मोलर सॉल्यूशन ली नीचे और इलेक्ट्रोलाइज करने को दे दिया, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद तुम निकाल लोगे भाई इतना फेरेडे डाला है तो इतना तो डिपॉजिट हो गया होगा, तो नीचे वाले में से वो माइनस करके रिजल्टेंट मोलारिटी, बची हुई मोलारिटी निकाल के देनी है। ठीक है, चलिए पहले मेरे को 4 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बात करने थे। मुझे बताइए ऑब्जेक्टिव के फर्स्ट 4 क्वेश्चन और सब्जेक्टिव का 5th क्वेश्चन छोड़ दूं तो पहले 6 क्वेश्चन फेरेडे फर्स्ट लॉ के डायरेक्ट थे। अभी मेरे पास सेकंड लॉ बचा है, बाकी के क्वेश्चन उस पे हैं, तो मैं उस पे आऊं उससे पहले मुझे बता दीजिए, मैंने पहले 4 क्वेश्चन बहुत पेशेंटली आपको कराए, सिर्फ इस होप में कि आप इस कॉन्सेप्ट को सेटल कर पाए। मैं ये नहीं कह रही कि डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, क्वेश्चन अब ट्रिकी आने शुरू होंगे आगे, लेकिन बेसिक हर जगह यही रहेगा। तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं सेकेंड लॉ, फिर 1-2 क्वेश्चन और उठाते हैं। सेकेंड लॉ पे शायद पूरी डीपीपी में 2 या 3 ही क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे ज्यादा वैरायटी आ नहीं सकती, ये बहुत ज्यादा ईजी है इसीलिए। अभी 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 अब सिर्फ सुन रहे हैं सेकंड लॉ क्या होता है, फिर इकट्ठा नोट करेंगे। ठीक है, 2 ही लॉ हैं और अब मैं आती हूँ सेकंड लॉ पे। तो इधर ही रहना अक्षित मनन। सेकंड लॉ ऑफ फेरेडे, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर आपने 3, 4, 5, 6 जितने भी कंटेनर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन के
उनके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इक्वल टाइम के लिए पास ऑन किया, यानी कि इक्वल कूलम्स डाले, चार्ज इक्वल पास ऑन किया उनके अंदर। अगर आपने ऐसा किया, चाहे इलेक्ट्रोलाइट कोई भी है, उसकी वैलेंसी कोई भी है, उसका एन फैक्टर कुछ भी है, कोई परवाह नहीं, तीनों के कंटेनर कोई भी दो भी चूज कर सकते हैं आप। एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे, कंटेनर 1 2 को रिलेट करा रखा है, कंटेनर 1 3 को रिलेट करा रखा है, बात एक ही आएगी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो पहले कंटेनर, आपको पता है एक कूलम से कितना डिपॉजिट होगा, अगर मैं पूछूं, छोड़ो सेकेंड लॉ, इस कंटेनर में एक फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा, 108 ग्राम। इतना तो मैं उम्मीद करती हूँ इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का याद हो गया होगा जज में। इसमें 108 ग्राम इसकी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा। इसमें कॉपर का कितना डिपॉजिट हुआ होगा, 63 उसका मोलर मास है, 63/2। इसमें मैंने एक फैराडे किया तो इसका मास है 65 जिंक का, 65/2। तो ये तो तुमको पहले ही पता है, मतलब एक मैं जो आपको थ्योरी बता के आई उसमें आपको दोनों लॉज पहले ही पता है, लेकिन फिर भी फैराडे को रिस्पेक्ट देने के लिए उसके दोनों लॉ मेरे को पढ़ने। तो दूसरा लॉ क्या कहता है, किसी भी कंटेनर में अगर आपने सीरीज में कनेक्ट किया, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया सेम टाइम के लिए, यानी सेम कूलम्स दिए, तो पहले कंटेनर में कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा, किसी भी कंटेनर में कितना मेटल डिपॉजिट करेगा वो डिपेंड करेगा उसके इक्विवेलेंट वेट पर। दूसरे में कितना कॉपर डिपॉजिट करेगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट पर। तीसरे में कितना जिंक डिपॉजिट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट पर। अब मैं दोनों के दो, कोई भी दो कंटेनर चूज कर लूं, सिल्वर और कॉपर, डिवाइड कर दूं उसमें वेट डिपॉजिटेड इन फर्स्ट कंटेनर एंड वेट डिपॉजिटेड सेकंड कंटेनर, प्रोपोर्शनलिटी अपने आप इक्वालिटी में आएगी, क्योंकि जो कांस्टेंट आएगा वो कट जाना है, जेड जो भी आएगा। यहां क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका आरएचएस हमेशा आपको पता है, इस इक्वेशन का आरएचएस हमेशा पता है, हर एक का इक्विवेलेंट वेट है, कांस्टेंट क्वांटिटी, आपको मोलर मास दिया जाएगा, चार्ज इनका फिक्स है, आप निकाल सकते हो। क्या पूछ सकती हूं मैं इसमें, एलएचएस में एक दे के दूसरा, इसमें कॉम्प्लिकेट करने के लिए क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रोड का एरिया इतना था, उसमें इतनी थिकनेस सिल्वर की डिपॉजिट हुई, बताइए दूसरे वाले में कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ हम सबको पता है, हम वॉल्यूम निकाल लेंगे थिकनेस और एरिया से, डेंसिटी दे रखी होगी तो उससे हम मास निकाल लेंगे और इसका मास निकाल लेंगे। मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन ये आ सकती है जो भी हम करेंगे, जो 5th क्वेश्चन मैंने छुड़वाया है शायद वही है। बट उससे पहले आप सभी लोग सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे जो मैंने समझाया उसे आप नोट करिए, फिर मैं सेकेंड लॉ के क्वेश्चन उठाती हूं। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे कहता है, इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, ऑफ कोर्स weight of metal deposited is proportional to equivalent weight of that metal। कभी पूछा जाए तो डायग्रामेटिकली बताएंगे।